उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई। 15 दिनों में 52 से अधिक अवैध मदरसों को किया गया सील। तहसील स्तर पर गठित टीमों ने जांच कर सौंपी रिपोर्ट। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में इंटेलिजेंस की कार्रवाई। 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया। सीएम के सचिवालय जाते समय कर्मचारी ने किया था हंगामा। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। किसान सेवा सहकारी समिति के खिलाफ आक्रोश। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एमडी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से एक बड़ी खबर के साथ। सीएम की सुरक्षा में बीते रोज सचिवालय में चूक का मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया है। तो वहीं एसपी सुरक्षा मंजुनाथ टीसी ने ये कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से सामने आ रही है। एक कर्मचारी ने बीते रोज हंगामा किया था। ये सरकारी कर्मचारी था जिसने बीते रोज ये हंगामा काटा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों पर तमाम सवालात खड़े हो रहे थे। 5 सुरक्षा कर्मियों को इंटेलिजेंस की टीम ने हटाया है। अब आपको बता दें कि मंजुनाथ टीसी के आदेशों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर इंटेलिजेंस की टीम ने 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया है, क्योंकि ये सीएम की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक सीएम की सुरक्षा को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सचिवालय में सीएम की सुरक्षा को लेकर चूक देखी गई है, आखिरकार पूरा मामला क्या है? बिल्कुल निश्चय। देखिए, बीते सोमवार को जिस तरीके से सचिवालय में जो प्रकरण हुआ और जो हंगामा एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया गया, जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बैठक लेने के लिए सचिवालय पहुंचे और जैसे ही मुख्य द्वार पर सीएम ने अंदर एंट्री की, तो उसके बाद एक कर्मचारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और मुख्यमंत्री पर संकट आने वाला है, इस तरीके की बातें जो है वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा। जिसके बाद हालांकि उस समय ये कहा गया कि उस व्यक्ति के को देवता आया, देवता नाचा, इस तरीके की बातें भी हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मामले की पूरी परतें खुली और जब सचिवालय प्रशासन जांच में जुटा, तो बाद में तमाम चीजें निकलकर सामने आई और मामला ये था कि उस कर्मचारी पर 60 से 65 हजार करोड़ का जो है वो घोटाला डीजल को लेकर के कुछ है, क्योंकि वो ड्राइवर भी है वहां पर। तो इस तरीके की बातें सामने आई, तो जिसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीएम की सुरक्षा में भी चूक है और इसको लेकर के अब जो खुफिया सुरक्षा कर्मी होते हैं उनमें से 5 को जो है वो सस्पेंड भी किया गया है, उन्हें बर्खास्त भी किया गया, उन पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीधे सीधे मामला सीएम की सुरक्षा से संबंधित भी है। क्योंकि सचिवालय के अंदर इस तरीके की घटना होना, इस तरीके की वारदात होना और इस तरीके से एक कर्मचारी का हंगामा करना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो खुफिया सुरक्षा होती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में ये सीएम की सुरक्षा को देखते हुए ही इस तरीके से कार्यवाही की गई है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई और कार्य भी कर सकता था या किसी और घटना को अंजाम भी दे सकता था या सीएम को हानि भी पहुंचा सकता था। तो इस तरीके से को अब इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी खुफिया कर्मी होते हैं उन पर कार्रवाई की गई है और आगे और भी मामले की इसकी जांच चल रही है और आगे क्या कुछ मामले में और भी चीजें निकल कर इसमें सामने आती है, तमाम चीजें भी देखने वाली होगी। क्या अब सीएम की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी? मंजुनाथ टीसी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर, जो खुफिया सुरक्षा कर्मी होते हैं जो पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने के मकसद में नहीं आया या कुछ इस तरीके का नहीं है, जो पूरी मॉनिटरिंग वहां पर करते हैं। तो ऐसे में अब उन लोग जो पुराने कर्मचारी थे उन्हें बर्खास्त भी किया गया और नए कर्मचारियों की वहां पर तैनाती की जाएगी और आगे जो है सचिवालय प्रशासन और भी सुरक्षा को दृष्टिगत और भी फैसले जो है वो ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम की सुरक्षा में चूक तो जरूर हुई है। तो ऐसे में आगे और भी क्या सुरक्षा बढ़ाई जाती है, क्या कुछ इंतजाम आगे किए जाते हैं, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि सीएम की सुरक्षा में चूक देखी गई है। अब इसको लेकर आगे क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं, क्या कुछ सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड रोडवेज ने अब पूरी तैयारियां कर ली है। यात्रा रूट पर रोडवेज की 194 बसें लगाई जाएंगी। 194 बसों का बेड़ा अब गढ़वाल मंडल में उतारा जाएगा।
बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कि सीधे चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। जरूरत पड़ने पर अब दूसरे राज्यों की मदद भी सरकार ले सकती है। लेकिन 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की जो शुरुआत होने वाली है, अब उसको लेकर सरकार काफी ज्यादा तैयारियों में जुट चुकी है। अब ऐसे में चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब 194 बसों का बेड़ा, आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल में उतरेगा, वहां से ये बसें संचालित की जाएंगी। जरूरत पड़ने पे कहा जा रहा है कि आस पड़ोस के प्रदेशों से बसें ली जा सकती हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए पहले से ही बैकअप प्लान के साथ अब धामी सरकार तैयार है। तो 194 बसों का बेड़ा गढ़वाल मंडल में उतरेगा और इसी को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी मदद सरकार ले सकती है। तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है और इसी को लेकर अब रोडवेज को भी तैयार कर लिया गया है। जी हां, 194 बसों के साथ रोडवेज को भी तैयार कर लिया गया है। 194 बसें गढ़वाल मंडल में उतारी जाएंगी और उसके बाद वहां से वो संचालित की जाएंगी। तीर्थ यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, इसीलिए 194 बसों का बेड़ा गढ़वाल मंडल उतर चुका है और अन्य बसों की अगर जरूरत पड़ी तो आस पड़ोस के प्रदेशों से वो बसें भी ली जा सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा तक यहां पर जिम्मेदारियां सभी को सौंप दी गई है। अब रोडवेज को भी तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसी को लेकर अब रोडवेज भी तैयार नजर आ रहा है। अब रोडवेज का पूरी तरीके से जो बेड़ा है वो गढ़वाल मंडल में उतरेगा और 194 बसों का ये जो बेड़ा है वो गढ़वाल मंडल उतरेगा और इसी को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अन्य बसों की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आस पड़ोस के प्रदेशों से ली जा सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसको लेकर अब रोडवेज भी काफी ज्यादा तैयार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित इस तरह देखा जाए कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। हाल ही में इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। तो उसको लेकर के तमाम तैयारी की जा रही है। उधर रोडवेज की अगर बात करें तो उत्तराखंड रोडवेज ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। यात्रा रोड पर रोडवेज की 194 बसें लगाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 194 बसों का बेड़ा जो है गढ़वाल मंडल को सौंपा गया है और बसों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे राज्यों से भी मदद लेने के लिए सरकार ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर अन्य बसों की जरूरत पड़ती है तो वो अन्य राज्यों से मदद ले सकते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, दोनों राज्यों से मदद ली जा सकती है। उसको लेकर के उनकी दोनों ही राज्यों से बात हो चुकी है। ऐसे में 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर जो बसें हैं उनका लाभ जो है वो तीर्थ यात्रियों को मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये तो रोडवेज की तैयारी रही, लेकिन अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? सरकार और प्रशासन किस तरीके से तैयारियों में जुटा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हाल ही में सीएम धामी ने जो है इसको लेकर बैठक की थी, अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। तो स्थलीय निरीक्षण की जा रहा है। देखिए, पिछली बार की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली थी, लेकिन हालांकि उनको बाद में सुधार दिया गया था। लेकिन इस बार कोई ऐसी व्यवस्था सामने न आए कि व्यवस्थाओं का सामना जो है तीर्थ यात्री को करना पड़े, जिसका संदेश बहुत चला जाए, क्योंकि आर्थिकी से जुड़े होने के साथ साथ उत्तराखंड की छवि को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के लिए आते हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो, उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्था में चूक ना मिले, ताकि वो एक अच्छा संदेश यहाँ से लेके जाए। क्योंकि आने वाले कल में शीतकालीन यात्रा की जो बात सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पर ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्था मिलेंगे तो निश्चित तौर पर शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो है अधिकारियों को निर्देशित किया गया और अधिकारी इन तमाम व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने भी उतर पड़े हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। खटीमा तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसे के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है, जिस दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से आसपास की तहसीलों से आए प्रशासनिक कर्मचारी और पुलिस बल भी शामिल रहा। इन टीमों ने क्षेत्र में संचालित 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही 6 मदरसों पर नोटिस चिपका दिया। अब खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, इनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनको सील करके बंद कर दिया गया। इसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे बगचूरी में, शारूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहिया में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके पास पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन बच्चों की कोई राजकीय विद्यालय में, नज़दीकी राजकीय विद्यालय में उनका एनरोलमेंट कर दिया जाए। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि ऋण न मिलने पर बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति के खिलाफ आक्रोश जताया। वहीं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एमडी को ज्ञापन सौंपा, जिनमें उन्होंने जल्द ही किसानों को ऋण उपलब्ध न होने पर समिति पर ही धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। किसानों ने आरोप लगाया कि समिति के कर्मचारी लंबे समय से किसानों को ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, जिससे किसानों को फसल तैयार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी समिति के एमडी का कहना है कि समिति लगातार घाटे में चल रही है। पूर्व में किसानों को बांटे गए ऋण की वसूली न होने के चलते किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन तोमर मोहम्मदपुर समिति में शामिल हुआ सभी किसानों की कुछ समस्या हमारे सामने आ रही थी लोन ऋण को लेकर, जिससे दोबारा नहीं करे जा रहे थे। तो आज यहाँ एमडी साहब से हमने बात की कि जो लोन दोबारा नहीं करे जाए, दोबारा करे जाए। मान ले कुछ किसान ये है कि नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं उनसे लिया जाए या ब्याज लेकर दोबारा से चालू करा जाए। और एमडी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द इस चीज़ पर कार्रवाई होगी। इनकी ऋण लेने की मांग है और समिति में हमारी जो बकाया 6 करोड़ की बकाया पड़ी है। ब्याज किसान समिति में कम पैसा जमा कर पा रहे हैं, इस कारण ये स्थिति बनी हुई है, किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा। समाधान यही है कि वसूली का प्रयास किया जा रहा है और जैसे मतलब बकाया ज़्यादा जमा होगी तो इन लोगों को ऋण भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो सब किसान समान हैं और सभी को ऋण दिया जा रहा है, जो मतलब जमा कर रहे हैं उनको। हाँ, इस तरीके का मामला हमारी यूनियन के समक्ष आया था। इसी को लेकर हम आज बहुउद्देशीय समिति जो हमारी मोहम्मदपुर बुजुर्ग है वहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल जो हमने इनको 3 मांगे दी हैं, जो फसली ऋण किसानों ने ले रखा है उनका ब्याज जमा करवाकर उसको तत्काल प्रभाव से रिन्यूअल किया जाए। उसी के साथ साथ संबंधित किसानों की जब जमीन की रेट जो बढ़ रहे हैं, उसी अनुसार उनकी ऋण सीमा भी बढ़ानी चाहिए, जो कि जायज बैठती है। और जो किसान ऋण है बैंक की उनकी मृत्यु हो गई है, उनका पूर्ण रूप से ऋण माफ किया जाए। ऐसा अगर ऋण रिन्यूअल के लिए बोल रहा है हमने एमडी साहब को कि जो किसान बकाया में चल रहे हैं उनका ब्याज जमा करके उन्हें रिन्यूअल किया जाए। तो आश्वासन दे दिया है इन्होंने और कहा भी है, हमने इन्हें कहा भी है कि कैंप लगा कर आप गांव दर गांव सूचना भी दें, कैंप लगाओ, वहाँ से जो ब्याज जमा करने वाले हैं वो जमा कर सकते हैं और करेंगे भी। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने गुलरखोज स्थित अपने आवास पर आगामी त्योहारों को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस संबंध में विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि सभी धर्म के त्योहार इसी महीने हैं। होली मिलन कार्यक्रम 13 मार्च को राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक में चर्चा हुई। हर साल हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम एक राजनीतिक सामाजिक तौर पर हम लोग मनाते हैं। उसी कड़ी में अधिकांश कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले साल हमारे अनगिनत जो कार्यकर्ता हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। उस वजह से होली मिलन का कार्यक्रम पिछली बार हम नहीं कर पाए। तो सभी कार्यकर्ता आए और सबका कहना था कि इस बार कार्यक्रम होना चाहिए।
तो सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। अब जैसा ये लोग सभी लोग तय करें। हालांकि मुझे मोटा मोटा सभी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि 13 तारीख होली से एक दिन पहले गदरपुर इंटर कॉलेज में होली मिलन कार्यक्रम होगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस होली के पावन बेला पे इस होली मिलन कार्यक्रम में सभी लोग, सभी राजनीतिक, सामाजिक, विभिन्न संगठनों के लोग, जातिगत, सामाजिक, सभी एकजुट होकर हमको इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। मैं ऐसा आपके माध्यम से। अब रुड़की के पेरपुरा स्थित शहद फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों मधुमक्खी पालकों का मधु क्रांति पदाधिकारी पी फार्मा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं मधुमक्खी पालकों के धरने के समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी किसानों के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंपनी में तालाबंदी भी की। यहाँ जो ये एपिस कंपनी है ना शहद वाली, ये सीधा सीधा लोगों को जहर बेच रही। जो हमारे किसान हैं, जो ओरिजिनल शहद देने के लिए तैयार है और उनके पास सब कुछ है, वो तो उसे तो ले नहीं रहे। अरे जब भाई उद्योग यहाँ लगा, उत्तराखंड में लगा, तो उत्तराखंड के किसानों से सब माल लेना चाहिए। पर ये पता नहीं कहाँ से तो इतना माल ले रहा और कहाँ से सब ले रहा। सारे पूरा शहद इसके यहाँ सिरप से बन रहा, सिरप से बना रहे। कोई इसके साथ ओरिजिनल शहद नहीं, लोगों को, जनता को मतलब जहर खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके खिलाफ है सीधा सीधा हमारा, इस फैक्ट्री को या तो बंद कर दे यहाँ तक, और नहीं तो हमारे किसानों जो ओरिजिनल शहद यहाँ तैयार करे उनसे शहद खरीद ला सही रेट पर, और नहीं तो इसे बंद कर अपनी को लेकर जा। जब हमारा लाभ नहीं मिल रहा तो फिर हम इसका करेंगे क्या यहाँ उत्तराखंड में? सीधा निर्णय तो आज इस पर ताला लगा के जाएंगे, और नहीं तो ये हमारी बात मान लगा। जो किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पे भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करनी। हमारी ताकत को दोगुना किया, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हमने इन लोगों को रात ही अवगत करा दिया था, और सुबह के समय इन्हें भी कहीं से पता लगा विकास भाई जी को, ये भी आगे। और बात यही है, ताला ये नहीं लगाएंगे, अपना ताला है तो अपने आप लगा लो, नहीं तो हम अपने आप। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर 3 बदमाशों ने एक जन सेवा केंद्र से तकरीबन 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के वानी विहार में पाल जन सेवा केंद्र पर लगभग 3 और 4 बजे के बीच 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की है। जन सेवा केंद्र पर मौजूद अरुण पाल ने बदमाशों से मारपीट भी की। देखिए, ये सूचना हमारे पास लगभग 5 बजे के आसपास आई थी। एक जन सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहाँ से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्होंने तमंचे की नोक पर जन सेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी, और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज है और बाकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है, और जो भी इसमें आगे कार्य। आगामी होली त्योहार और वर्तमान में चल रहे रमजान के दृष्टिगत थाना कालसी पर क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, सीएलजी मेंबर और जनप्रतिनिधियों और दोनों समुदाय के पुजारियों, मौलवियों के साथ बैठक की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दोनों संप्रदायों के लोगों को अपने अपने पर्वों को सौहार्द के साथ संपन्न कराए जाने की हिदायत दी गई। आगामी होली के त्योहार के मद्देनजर और रमज़ान की ईद के मद्देनज़र क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारी वर्ग, दुकानदारों को और ग्राम प्रधान लोगों को बुलाया गया था। मीटिंग आहूत की गई थी, और जिसमें हमारा होली का त्यौहार 14 मार्च को है, और उसी दिन जुम्मे की नमाज का भी है। तो दोनों समुदाय से आपस में शांतिपूर्ण और सौहार्द से त्यौहार मनाने की अपील की गई है, और उन्हें बताया गया है कि आप होली के त्यौहार पे यदि नमाज के लिए निकलते हैं तो अपने मोहल्ले में या अपने घर में ही नमाज अता कर लें, या मस्जिद में अपने उसमें जाएं तो समय को के हिसाब से जाया करें। किसी प्रकार की कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, और यदि कोई ऐसी बात होती है तो आप मुझसे सीधे संपर्क करेंगे। वैसे यहाँ का इतिहास रहा है कालसी का कि यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग बड़े प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्यौहार मनाते हैं, और सभी के द्वारा हमें यही आश्वस्त किया गया है कि सर यहाँ पर अच्छे से होली और
ईद का जो अपना जुम्मे की नमाज है वो अदा की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। अब रुड़की के लक्सर में अंडे में छिपकली निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक अंडे में छिपकली निकलने से परिवार में अफरा तफरी मच गई। मामला जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचा तो विभागीय टीम ने लक्सर पहुंचकर अंडे के सैंपल लिए। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि लक्सर के गनौली गांव निवासी अर्शदीप ने 3 दिन पहले लक्सर के रेल ओवरब्रिज के नीचे अंडे बेचने वाले से एक यहां पर खरीदारी की थी और ऐसे में ये घर ले जाते समय उसने जब अंडे उबाले तो एक अंडे के बीच से छिपकली निकली, जिस पर पीड़ित अर्शदीप ने कार्रवाई की मांग की है। एक शिकायत आई थी लिखित में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6 अंडे खरीदे थे अक्सर से, और जिसमें उबालने के बाद जब हमने उसको अंडे को निकाला, उसमें जब अंदर के हमने जर्दी देखी, जर्दी में एक छिपकली नुमा एक वो दिख रहा था। तो उन्होंने शिकायत के साथ फ़ोटो भेजे। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए शिकायत में टीम के साथ। हम इसको अब जांच के लिए भेज रहे हैं, क्या स्थिति क्या है स्पष्ट हो जाएगी। सर मैं यहाँ से अंडे ले गया एक ट्रे, मैं और मेरे साथ बच्चा था, जाके उबाले हैं। तो मैं तो घर गया तो घर वाले का उबालो चलो अंडे खाते हैं। उन्होंने उबाला तो मैं जब घर से आया, खेत से आया तो बाहर मैं कहा भाई कैसे कह रहे ये को जुबा दिखाते हैं आपको। मैं क्या बात होगी, कहने लगी ये अंडे में देखियो आप क्या चीज़ है, हमें तो छिपकली लग रही है। तो पहले तो मैं इग्नोर किया, मैं कहा नहीं ऐसे अंडे में छिपकली कैसे आ गई। जब मैंने देखा तो वास्तविक मैंने उसकी जाँच करी तो वो वाकई में अंडे में छिपकली थी। तो मेरे तो हाथ पैर वाली बच्चा कोई खा लेता तो छिपकली तो जहर है। आज मामले मैंने फिर खाद्य निरीक्षक आपूर्ति को हरिद्वार में इतला करी, भी आज आए टीम, उन्होंने मेरे को बुलाया है जो अपना इसे जांच की जाए। तो ये तो बहुत एक जहरीला काम है। हरिद्वार जिले में होली के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रांझाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग के जंगलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हर साल कुछ हुड़दंगे जंगलों पर तेज शोर और पटाखों और नशे में हंगामा करते हैं, जिससे वन्य जीवों में डर का माहौल रहता है और वो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब होली से पहले होने वाले होलिका दहन न केवल धार्मिक उनका महत्व है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। ऐसे में पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया है कि होली का पर्व सदियों से सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार रंगोत्सव 14 मार्च को मनाया जाएगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11 बजे के बाद रहेगा। होली का पर्व हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में होलिका का बड़ा ही महत्व है और अभी वर्तमान में होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक वो दिन होते हैं जिसमें भक्त प्रहलाद को कई प्रकार के दंड हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए और होलिका दहन के साथ होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था। दुष्ट चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन हमेशा संत की ही विजय होती है, धर्म की ही विजय होती है, अधर्म का हमेशा ही नाश होता है। यही प्रेरणा होलिका से हमें मिलती है कि एक भक्त कि भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं, किस प्रकार से भगवान अपना अनुग्रह करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्म कल्याणक कृत्य अवश्य करने चाहिए, हमें पाप अनाचार से बचना चाहिए। होली का पर्व हमें यही संदेश देता है। रंगोत्सव दिनांक 14 तारीख को मनाया जाएगा। होलिका दहन का समय शाम को भद्रा लग रही है, जिसमें रात 11 बजे के बाद अच्छा मुहूर्त आ रहा है। यदि उस मुहूर्त में होलिका दहन होता है तो पूरे विश्व का कल्याण होगा, ऐसा ज्योतिषों का अनुमान। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।